नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एक बार आ जाइए सारे बच्चे, ये आपका शाम का 4 बजे वाला क्लास है जो आपका प्रत्येक दिन होता है एसएससी जीडी के लिए। आप जानते हैं कि जीडी की जो परीक्षा है, जीडी की बच्चे जो परीक्षा है वो आपकी 2023 में प्रस्तावित है, और जो 2021 वाली है उसका भी परिणाम जो है वो भी संभवतः आने ही वाला है। मैंने कहा था आपसे आपका फरवरी के लास्ट तक इसका परिणाम आ जाएगा और वो निश्चित आ जाएगा, ये लगभग तय है जो भी अभी तक जानकारियां उपलब्ध हैं। तो एक बार सभी साथी जुड़ेंगे, और आप जानते हैं ये जो आपकी क्लास है इसमें जबरदस्त प्रश्न कराए जाते हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं CHSL की, तो आप जानते हैं अल्फा बैच आपके लिए मौजूद है बच्चे हमारे एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर। वो ऐप आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यदि आप और भी कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं हमारे एग्जामपुर से, तो बच्चे अभी बहुत बेहतरीन एक मौका है आपके पास, जिसको बेहतरीन कहते हैं ना, जब गोल्डन चांस टाइप का कहते हैं, तो आपके पास वही एक तरीके से गोल्डन चांस की सुपर 60 का कोड अगर आप लगाते हैं तो एग्जामपुर के प्रत्येक कोर्स पर आपको 60% की छूट मिल रही है। प्रत्येक का मतलब प्रत्येक, कोई भी कोर्स आप ले लें। बुक्स की बात करेंगे तो बुक 30 लगाएंगे, तो अगर आप कोई बुक परचेज करते हैं तो उस पर भी आपको 30% की छूट मिल जाएगी। सब कुछ एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर ही होगा। इस क्लास की PDF भी आपको ऐप पर ही मिलेगी, इसलिए तुरंत क्लास के बाद एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि बच्चे एक तो ऐप आपका निःशुल्क है, क्या दिक्कत है डाउनलोड करने में, उसको डाउनलोड कर लेंगे और उसी पर आपको इसकी PDF मिलेगी। तो सारे बच्चे बढ़िया से क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और जुड़ेंगे क्लास में और जवाब देंगे पहले प्रश्न का, कि कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये आपके जीडी के एक्चुअल पेपर हैं। ये जो अभी आपका नवंबर दिसंबर में जो आपके पेपर हुए थे 21 में, ये आपके वही वाले पेपर। तो एक बार सारे बच्चे बढ़िया से बताएंगे आंसर, इसका आंसर क्या रहेगा, जरा सब लोग बताओ क्या प्रश्न आपसे कह रहा है। प्रश्न आपसे बच्चे कह रहा है कि मुर्गा क्या देता है, जरा बता दो। कौन ही ऐसा होगा जो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। क्या देता है मुर्गा सुबह सुबह? बांग देता है, या कुकुड़कू देता है, या दहाड़ देता है, या फिर टर्र देता है। टर्र तो मेढक देता है, मेढक टर टर करता है। दहाड़ता तो शेर है, मुर्गा तो नहीं दहाड़ता। कुकुड़कू भी नहीं, मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है। मुर्गा सुबह सुबह क्या देता है? कहते हैं ना कि मुर्गे ने बांग दी, सुबह हो गई, उठो भाई प्यारे, उठो लाल, अब आंखें खोलो। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द बच्चे ऐसा है जिसकी वर्तनी सही है या शुद्ध है? कौन सा शब्द ऐसा है बच्चे जिसकी वर्तनी सही है या शुद्ध है? बताइए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। जिसको आप छह कहते हैं, छह, ये जिसको आप कहते हैं ना ये, या इसको आप ऐसे लिख दें, यही चीज आपके यहां पर दी हुई है आपको शब्दों में। जरा बताएं कि इसमें से किस शब्द की वर्तनी आपकी एकदम सही है। कौन सा शब्द ऐसा है बच्चे प्यारे जिसकी वर्तनी सही है? सारे बच्चे जवाब देंगे बढ़िया तरीके से। सबसे उम्मीद है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो जवाब न दे। मैं फोन में भी आपके कमेंट खोल लेता हूं, जल्दी से एक बार बच्चे, सारे बच्चे जवाब देंगे। सारे बच्चे एक बार जवाब देंगे बढ़िया तरीके से। बताइए क्या होगा इसकी शुद्ध वर्तनी बच्चे, इस शब्द की वर्तनी शुद्ध क्या हो। और मैं आपको एक बार ये बता देता हूं कि ये आपका पेपर है कब का, ठीक है ना, ताकि आप थोड़ा सा और अच्छा लगेगा आपको समझने में चीजें। ठीक है, चलो चलिए, यहां तक तो बच्चे जो चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। चलो डन। जरा बताओ सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। तो षष्ठ होता है, षष्ठ होता है, तो बच्चे षष्ठ होता है, ध्यान रखना। षष्ठ होता है, षष्ठम, षष्ठम लिखते हो ना, तो आपका डी वाला सही होगा बच्चे। तीसरा कह रहा है आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। तो आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी, कह रहा है किस भाग में त्रुटि है? आगामी सोमवार से, कि जो आने वाला सोमवार है वह सोमवार जो भी आया नहीं। सभी बच्चों का स्वागत करता हूं बच्चे, वेलकम, हृदय से स्वागत है आपका। बच्चे, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है कि आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। तो सोमवार से, या परीक्षा, या आगामी, या शुरू होगी। तो बच्चे आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। क्या होता है प्यारे? आगामी होता है, कि आगामी सोमवार से, कि जो आने वाला सोमवार है, जो सोमवार अभी आया नहीं है, तो उसी सोमवार से परीक्षाएं शुरू होंगी। 33वें का जवाब आपका सी हो जाएगा प्यारे। और तीसरे का, 33वें तीसरे का। चौथा आपसे कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये जो आपके सामने वाक्य दिया है, इसमें एक भाग ऐसा है जो रेखांकित है। कौन सा भाग ऐसा है जरा आप देख रहे होंगे, ये भाग ऐसा है जो रेखांकित है। तो कह रहा है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा।
चार विकल्प आपके हैं, इन्हीं में से कोई एक आएगा। ये जो चार विकल्प आपके सामने दिए हैं, इन्हीं चारों विकल्पों में से कोई एक आएगा। तो वो आपसे वही कह रहा है कि जरा बताओ इनमें से कौन सा आ जाएगा। तो मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूं। बच्चे, जब यहां पर लिखा होता राह, तब तो ये सही होता कि मैं आपकी 2 घंटे से राह देख रहा हूं, या मैं 2 घंटे से आपका रास्ता देख रहा हूं, तब तो ठीक था। लेकिन अगर प्रतीक्षा लिखा है तो क्या होगा कि मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या होगा? मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। जवाब आपका चौथे का ए सही होगा। 5वां कह रहा है जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसे क्या बोलते हैं? विकेंद्रीय बोलते हैं, या केंद्रीय बोलते हैं, केंद्रापसारी बनते बोलते हैं, या केंद्राभिसारी बनते, या फिर केंद्राभिसारी बोलते हैं। सारे बच्चे बताएंगे बढ़िया से, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शब्द को थोड़ा सा तोड़ लोगे तो यह है विकेंद्रीय, मतलब केंद्र से अलग, केंद्र से अलग विकेंद्रीय। ये तो कह रहा है जो केंद्र की ओर हो, जैसे कि ये एक मान लीजिए कि कोई आपका सर्कल है तो केंद्र की ओर हो, है ना, तो ये विकेंद्रीय नहीं होगा। केंद्र अपसारी, अपसारी का मतलब होता है दूर जाने की घटना। जैसे सौर मंडल में भी आपने देखा होगा ना, अभिसारी अपसारी। अपसारी का मतलब जब सूर्य दूर जाता है, अभिसारी का मतलब जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है। अपसारी भी नहीं होगा, केंद्रीय भी नहीं। केंद्र प्लस अभिधनसारी, तो केंद्र की ओर अभिसारण करने वाला, तो केंद्र की ओर आने वाला, तो केंद्राभिसारी होता है। इसका 5वें का बच्चे डी हो जाएगा। और संकीर्ण का विलोम क्या होगा? बढ़िया प्रश्न है आपके सामने। संकीर्ण शब्द का विलोम क्या होगा? संकीर्ण शब्द का बच्चे विलोम क्या होगा जरा बताएं। क्या उसका विलोम उत्तीर्ण होगा, या इसका विलोम प्रकीर्ण होगा, या संकुचित होगा, या विस्तीर्ण होगा? संकीर्ण शब्द का विलोम क्या होगा? संकीर्ण शब्द का विलोम आपसे पूछ रहा है कि जो संकीर्ण शब्द है उसका विलोम क्या होगा इनमें से? उत्तीर्ण, या प्रकीर्ण, या संकुचित, या विस्तीर्ण? तो बच्चे उत्तीर्ण का विलोम तो होता है अनुत्तीर्ण, ठीक है ना। संकुचित का बच्चे होता है विस्तारित या विस्तार, और संकीर्ण का क्या होता है? तो संकीर्ण का हो जाता है विस्तीर्ण। संकीर्ण का क्या होता है बच्चे? विलोम विस्तीर्ण होता है, ध्यान रखना, विस्तीर्ण। डी हो जाएगा। इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। कह रहा है इसमें किस भाग में त्रुटि है जरा बताएं। इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि जरा बताओ, सारे बच्चे बताओ। ये जो वाक्य आपके सामने इसके किस भाग में त्रुटि है? बताओ भाई सारे के सारे। ये जो वाक्य है इसके किस भाग में त्रुटि है? इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? क्या कोई त्रुटि है भी या नहीं? यदि आपको लगता है इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो आप चुन लीजिए, तो आप चुन लीजिए कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसमें आपके पास विकल्प ये भी तो एक है ना कि आप चुन लीजिए इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा बताओ जल्दी से एक बार को, सारे बच्चे बताओ जल्दी से। इस वाक्य में, इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। वैसे तो इसमें कोई गलती नहीं दिख रही है, होना तो चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन यहां पर विकल्प आपको दिया नहीं गया है तो आपको इसी में ढूंढना होगा। तो इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय, तो यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, उचित को आप प्रयोग न करें, आप केवल इतना कह दें कि इस प्रकरण में उसके साथ न्याय किया जाएगा, कि इस प्रकरण में उसके साथ न्याय किया जाएगा। यही ठीक हो जाएगा बच्चे फिर, ठीक। तो ये वाला ये हो जाएगा आपका इसमें ए वाला, 7वें का ए। 8वां कह रहा है मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। इसमें भी रेखांकित भाग है गुरु, देखो ये वाला भाग कर दिया रेखांकित, अंडरलाइन कर दिया ये वाला भाग, और कह रहा है जरा बताओ इस वाले भाग में क्या गलती है। क्या इसको विस्थापित कर सकते हैं किसी और से? क्या इसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं कि इसको हटा दें और इन चारों में से किसी एक को रख दें? क्या ऐसा संभव है? यदि है तो बताइए फिर, यदि है तो बताइए। सब लोग जवाब दीजिए भाई यार, इसमें तो सब लोग बताइए इसमें से क्या होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके हो रहे हैं, जीडी के, एकदम जीडी के प्रश्न है बच्चे, एग्जैक्ट पेपर में आए हुए, लेवल पता चलेगा, यही आपके एग्जाम का लेवल ही है हिंदी का, और बहुत अच्छे पेपर होते हैं बच्चों के हिंदी में, पूरे के पूरे नंबर आते हैं हिंदी में। मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता नहीं होगा, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, ये वाला होगा इसमें। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। इसमें बच्चे क्या हो जाएगा, ये वाला आपका इसके स्थान पर आ जाएगा, 8वें का सी हो जाएगा आंसर।
देखो जरा 9 क्या कह रहा है, इतिहास का जानकार। जो इतिहास का जानकार होता है उसे क्या बोलते हैं? ये तो सब कर लोगे कि नहीं? ये ऐसे में भी गच्चा खा जाओगे। ये तो कर लोगे ना यार, करो फिर जल्दी से, आंसर करो जल्दी से। जो इतिहास का जानकार होगा उसे क्या कहते हैं? क्या उसको हम इतिहासज्ञ कहते हैं, या प्रागैतिहासिक कहते हैं, या पुरातात्विक कहते हैं, या ऐतिहासिक कहते हैं? ऐतिहासिक का मतलब होता है जो इतिहास से संबंधित हो, इतिहास से जुड़ी हुई हो, उसे आप कह सकते हैं ऐतिहासिक। पुरातात्विक का मतलब होता है पुरातत्व, बस आपको जो भी खुदाई वगैरह में जो पुराने तत्व मिलते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई, कुछ पुरानी चीजें मिली आपको, स्नानागार, अन्नागार, या फिर आपको मनके मिले, है ना, मोती मिले आपको, उसके अलावा आपको मृदभांड मिले, ठीक है ना, चूड़ियां वगैरह मिली हैं आपको हड़प्पा सभ्यता में, वो सब क्या है? पुरातात्विक स्रोत हैं। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है इतिहास से पूर्व की बात, जो इतिहास ज्ञात है उससे पहले की बात। और इतिहासज्ञ का मतलब होता है जो इतिहास का जानकार होता है। भाई नीतिज्ञ कह दिया, इसका मतलब हो गया कि जो राजनीति का जानकार हो, जो नीति का जानकार हो। राजनीतिज्ञ कह दिया, इसका मतलब कि जो राजनीति का जानकार हो, ठीक है ना। इस प्रकार से पकड़ते हैं। 9वें का ए हुआ। 10वां कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। किस शब्द की वर्तनी सही है? अगर आपको ये चीज आती होगी, जो आपको प्रत्यय समझाए थे मैंने, जो प्रत्यय समझाए थे, अगर वो चीज आती होगी तो आप आराम से कर लोगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शब्द होता है परस्पर, और इसमें प्रत्यय लगा दिया एक प्रत्यय का नियम बताया था गुरु, मैंने आपको, याद है कि नहीं? हाँ भाई गुरु याद है कि नहीं? नियम बताया था, यदि पहला स्वर छोटे आ या बड़े आ का है तो एक प्रत्यय लगने पर वो बड़े आ में बदल जाएगा। यदि पहला स्वर छोटी ई या बड़ी ई या ए या आई का है तो एक प्रत्यय लगते ही वो बड़े आई में बदल जाएगा। पहला स्वर ऊ या बड़े ऊ या ओ या औ का है तो फिर उसमें एक प्रत्यय लगते ही वो किसमें बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा। अगर एक प्रत्यय लगेगा तो पहला स्वर तो परस्पर शब्द है, जैसे एक प्रत्यय लगा, यहाँ छोटा पा है, बड़ा पा कर दो, पा रसपरिक। लो ये हो गया आपका, हो गया भाई साहब पारस्परिक। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? सी वाला वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। सी की वर्तनी बच्चे इसमें आपकी शुद्ध हो जाएगी, मतलब आपस में। पारस्परिक का मतलब होता है आपस में, एक दूसरे में। यदि आपसे कोई वाक्य पूछ दे ना कि वह आपस में परस्पर लड़ते रहते हैं, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध? कि वह आपस में परस्पर लड़ते रहते हैं, ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध? तो आप क्या कहोगे? ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि जब आपस में लगा है तो परस्पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि परस्पर लगा है तो आपस में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? वह आपस में लड़ता रहता है, वह आपस में लड़ते रहते हैं, वह परस्पर लड़ते रहते हैं। आप ये नहीं कह सकते वह आपस में परस्पर लड़ते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना, अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना कह रहा है। जो रेखांकित भाग है, क्या इसमें बदलाव की आवश्यकता है? क्या इसके स्थान पर क्या रख दें ये सही हो जाए? और अगर आपको लगता है कि भाई साहब वो पहले से ही सही है तो मुझसे क्या ही सही करोगे, तो आप चुन लीजिए, कोई त्रुटि नहीं है या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। गरिमा ये गलत है, गरिमा ये भी शब्द गलत है, ये भी शब्द गलत है। इसमें बच्चे किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, जो है तो सही है, जो है सो सही है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। 11वें का बी। 12वां कह रहा है रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा? रिक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? रिक्त का विलोम, रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा बच्चे? रिक्त का विलोम अपूर्ण होगा या फिर पूर्ण होगा या अधूरा होगा या अतिरिक्त होगा? फंस मत जाना, एक जैसे शब्द लिखे हैं दो, ऐसा मत समझ लेना कि वही सही है, ऐसा मत समझ लेना कि इसका ये सही है, गलत है भाई साहब, इसका अतिरिक्त थोड़ी होगा, रिक्त का अतिरिक्त थोड़ी होगा। जैसे मैं अभी से कहूं कि अभी आर्मी में 500 भर्तियां रिक्त हैं, तो जब उस पर किसी को बिठा देंगे तो वो पूर्ण हो गई, तो रिक्त का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। मनोरथ किसका पर्यायवाची है? मनोरथ कहते हैं, मनोरथ हमारा मनोरथ है कि आप सब सफल हो जाएं। हमारा बढ़िया से एक बार बच्चे जो है वो क्लास को शेयर कर दो, एक बार सारे बच्चे बढ़िया से क्लास को शेयर तो कर ही दो सारे बच्चे। मनोरथ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मनोरथ का बताओ, मनोरथ का पर्यायवाची बच्चे क्या हो जाएगा? ये तो कर ही लोगे। वासना या लालच, लक्ष्य या कामना।
तो बच्चे मनोरथ का मतलब क्या होता है कि मेरी कामना है कि आप सब सफल हो जाएं, मेरा मनोरथ है कि आप सब सफल हो जाएं। तो मनोरथ का मतलब क्या होता है बच्चे? कामना होता है। पौ बारह होना कि भैया तुम्हारी तो पौ बारह हो गई, भैया तुम्हारी तो पौ बारह हो गई, तुम्हें तो लाभ ही लाभ हो गया भाई साहब, है ना? क्योंकि तुम्हें तो हिंदी की क्लास भी मिल रही, ऊपर से निःशुल्क भी मिल रही, तुम्हें जीडी के पेपर भी मिल गए, सारे के सारे गुरुजी ने करा दिए, तुम्हें प्रैक्टिस सेट भी करा दिया गुरुजी ने, तुम्हें टॉपिक वाइज भी करा दिया। तुम्हारी तो पौ बारह है, तुम्हारी तो पौ बारह है, मतलब तुम्हें तो लाभ ही लाभ है, तुम्हें भरपूर लाभ है, तुम्हें खूब लाभ है। पौ बारह होना मतलब खूब लाभ होना। अच्छा, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करो। सोना शब्द का समानार्थी क्या होगा? सोना, है ना? ये बाबू सोना जादू टोना नहीं है, ये सोने का मतलब गोल्ड है। ये सोने का मतलब क्या है बच्चे? गोल्ड है। और यहां वो आपसे कह रहा है कि सोने का पर्यायवाची क्या है? हिरण्य या ललाम, रत्नाकर या कलत्र। सोने का पर्यायवाची बच्चे बताओ क्या होगा? देखो याद रखना, सोने का जो पर्यायवाची वो क्या हो जाएगा? हिरण्य हो जाएगा सोने का पर्यायवाची। ठीक है, जो आपका है ना, इसका मतलब होता है सुंदर, राम का मतलब, रत्नाकर का मतलब होता है समुद्र जिसमें रत्न मिले। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? 15वें का ए हो जाएगा। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री, मृगनयनी, मृगनयनी, मृगनयनी बोलते हैं ना, तो मृगनयनी, मृग जैसी आंखों वाली स्त्री, है ना, मृगनयनी। ठीक, तो हिरण्यचक्षु, मृगमुखु, मृगया या मृगनयनी। मृगनयनी का मतलब क्या हो गया? कि जिसकी आंखें मृग जैसी हों, हिरनी जैसी चाल नहीं, हिरनी जैसी आंखें हों। हिरनी जैसी चाल नहीं लल्ला, हिरनी जैसी आंखें, उसे क्या कहते हो? मृगनयनी कहते हो। खूब लड़ी मर्दानी वो तो अहल्या थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो अनसुईया थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो रानी पद्मावती थी। तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है ये पंक्ति। ये जो कविता है ये किसने लिखी है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ध्यान रखना किसके ऊपर लिखी है? तो लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी है, और लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी है। ठीक है ना? और इनका नाम क्या था? मूल नाम, इनका मूल नाम था मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। ठीक, इनके ऊपर एक पिक्चर बनी थी मणिकर्णिका नाम से ही। उसमें जो लीड रोल में थी वो एक्ट्रेस थी एक कंगना रनौत, जिनके हिसाब से भारत 2014 में आजाद हुआ है ना? भारत 2014 में आजाद हुआ, वो कहती हैं हमारे कलाकार। चलिए 17वें का क्या हो जाएगा? बी। 18वां कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कि ये जो रिक्त स्थान है इसके हिसाब से सबसे उपयुक्त, सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया शब्द कौन सा होगा? मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही रिक्त स्थान है जितना अध्ययन। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा कि मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना अध्ययन। कि जितना मनुष्य के लिए अध्ययन आवश्यक है उतना ही आवश्यक उसके लिए मनोरंजन भी है। उसका मनोरंजन भी होते रहना चाहिए, नहीं तो बेचारे के जीवन में नीरसता आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस वाक्य दिए गए वाक्य का वैभाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वैभाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें कोई त्रुटि है या जिसमें कोई गड़बड़ है? तो क्या रहेगा? वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए, वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए। अरे भैया करनी चाहिए कहां से होगा? हिंदी में भी करनी चाहिए कहां से होगा? इसका मतलब होगा वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करना चाहिए, करना चाहिए। वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करना चाहिए, करनी नहीं होगी, करना होगा। तो करना होगा मतलब तीसरे में गलती है, तो ये वाला सही हो जाएगा। 19वें का जवाब बच्चे आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी ही में लिखा है तीसरा। हवा से बातें करना, उड़ती फिरूं मैं मस्त गगन में, हवा से बातें करूं, है ना, पापा की परी, हवा से बातें करूं, जू और खत्म, है ना। और कुछ लड़के भी होते हैं रोड पे बने रहते नागराज, और फिर आगे चल के पता चला कि खुरपी से छुटाया जा रहा है उन्हें, क्योंकि चिपक गए, फ्लैट हो गए हैं, ज्यादा बड़े नागराज बन रहे थे। हवा से बातें करना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ऊंचा उड़ना, पक्षियों की भाषा समझना, या अकेले रहना, या तेज गति से चलना। कि भैया उनका तो छोटा लड़का जब बाइक पे चलता है
वैसे लगता है कि जैसे हवा से बातें कर रहा हूं। हवा से बातें कर रहा है का मतलब बहुत तेज चलता है, वो बहुत तेज चलना, तेज गति से चलना। बच्चे तुम्हारा प्यारा वाला गद्यांश आ गया, सारे बच्चे पढ़ लो, सारे बच्चे जल्दी से पढ़ लो गद्यांश अपना, जल्दी से पढ़ लो और बच्चे आंसर करो जल्दी से। क्या हो जाएगा यहां पर, बताओ बच्चे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, सारे बच्चे बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा यहां पर आपका। क्या कह रहा है आपसे पहला प्रश्न, बताओ जी बताओ क्या कह रहा है। जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के यंत्रों के द्वारा, उद्योगों के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा या उपकरण के द्वारा, तो जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा होता है, विज्ञान अलग अलग प्रयोग करता है तो उसके द्वारा क्या होता है, ज्ञान का संशोधन होता है और परिष्कार होता है। उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का उत्थान या परिष्कार, विकास या ह्रास, बताओ। जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के प्रयोग के द्वारा होता है, जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के प्रयोग के द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का ह्रास, ह्रास तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मनुष्य के स्वभाव का विकास, मनुष्य के स्वभाव का विकास कलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक, कलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला कह रहा है केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को, केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय, केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की कैसी शक्तियां बढ़ तो बहुत गई, मानसिक या शारीरिक, सामाजिक या आर्थिक। जरा बता दो क्या होगा, जरा बता दो बच्चे क्या होगा, कौन सी शक्तियां बढ़ गई हैं, कौन सी शक्तियां बढ़ गई हैं। बाकी इसमें बच्चे आपका, हाँ इसमें चूंकि परिष्कार शब्द है ना यहां पर, इसमें यहां पर परिष्कार शब्द चूंकि दिया हुआ है तो इसमें ना बच्चे आपका परिष्कार शब्द ही ज्यादा बेहतर होगा, परिष्कार शब्द यहां पर ज्यादा उचित होगा, ये वाला आपका ज्यादा उचित होगा कि जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार, देखो परिष्कार शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है इसलिए यहां पर भी परिष्कार ही सही होगा। ठीक है ना बच्चे, इसको एक बार देख लेना। उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का परिष्कार कलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की मानसिक शक्तियां तो बढ़ गई क्योंकि उसने ज्ञान बहुत प्राप्त किया, ज्ञान की उन्नति उसने अपना ध्येय बना लिया, लेकिन कलाओं की क्या कर देने से, लेकिन कलाओं की उपेक्षा कर देने से हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। उपेक्षा हो जाएगा कि कला की उपेक्षा कर दी है। ठीक, क्या हो जाएगा, कलाओं की उपेक्षा कर देने से हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, यह आपके रिक्त स्थान का आखिरी प्रश्न है, सारे भर लेते हैं एक बार। जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के प्रयोगों द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का परिष्कार, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभावों का परिष्कार कलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण ही मनुष्य की मानसिक शक्तियां तो बढ़ गई, मानसिक शक्तियां बढ़ तो बहुत गई, लेकिन कलाओं की उपेक्षा कर देने से हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर से अपने ही जड़ता का शिकार हो रहा है, क्योंकि यहां पर लिखा है ना जड़ हो रही है। ठीक है ना, क्या हो रही है, मनुष्य को जड़ बना लेता है और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर से अपनी ही जड़ता का शिकार हो रहा है। तो यहां पर जड़ता शब्द ही सबसे उपयुक्त और सबसे बेहतर होगा। शिगुफा खिलाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? शिगुफा खिलाना, इस मुहावरे का मतलब बच्चे क्या हो, जरा बताओ सारे बच्चे एक बार बताओ जल्दी से कि इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। और एक बार आपको ये वाला पेपर बता दूं कब का है आपका। ये जो आपका पेपर है बच्चे, ये 24 नवंबर को हुआ था पेपर। कब हुआ था आपका? तो 24 नवंबर 21 को आपका पेपर हुआ था। ये वाला जो आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, किस शिफ्ट में? तो 12:30 बजे से, मतलब सेकंड शिफ्ट में आपका ये वाला पेपर हुआ था। सेकंड शिफ्ट में बच्चे आपका ये वाला पेपर हुआ था। तो देखो बढ़िया से सारे बच्चे, तुम्हें एग्जैक्ट पेपर कराऊं डेट बता के, तुम चाहो तो खुद भी देख सकते हो जाकर अपना
आपको मिल जाएंगी पेपर इंटरनेट पर, तो आप खुद भी देख सकते हो कि आराम से कि आपको वही करा रहा हूं जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है। इसीलिए आपसे कहता हूं ये वाली क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए वाली क्लास। शिगुफा खिलाने का मतलब क्या होता है? विलक्षण घटना का घटित होना। इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चे? विलक्षण घटना का घटित होना मतलब शिगुफा खिलाना। शिगुफा खिलाने का मतलब विलक्षण घटना का घटित होना। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कान भरना, ये तो बहुत करते होंगे, तुम्हारे बारे में भी लोग कान भर, जहां तुम्हारा वर्क प्लेस है, यदि तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो ना, और जो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाता वो क्या करता है? तुम्हारे वो दूसरे के कान भरता है, वो मालिक के कान भरता है कि हाँ भैया ये आदमी ऐसा, ये आदमी वैसा। क्यों? तुम्हारी बुराई जाके पहुंचा देगा उसके पास, तुम्हारी इच्छा ही नहीं पहुंचाएगा, तुम्हारी इच्छा। और ये बहुत होता है बच्चे हर जगह पर, इस बात को ध्यान रखना हमेशा। तो अपने काम से काम रखो, दुनिया क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है आपको। तो कान भरने का मतलब क्या होता है? चुगली करना, बदनाम करना, सावधान करना या फिर प्रभावित करना। तो बच्चे चुगली करना, कि जो लोग एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं ना, मतलब होता है कान भरना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? भैया स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जो स्वाधीन, तो उसे कहते हैं जो अपने अधीन हो। सार्वभौम का मतलब होता है जो सभी जगह पर फैला हुआ हो। स्वावलंबी का मतलब होता है जो अपने ही सहारे हो। और स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। यह ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। स्वयंभू याद रखना बच्चे, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है स्वयंभू। 28वें कभी हुआ। 29वां आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बता दो। किस शब्द की वर्तनी निम्न में शुद्ध है जरा बता दो। 4 विकल्प आपके सामने हैं, 4 विकल्प बच्चे आपके सामने हैं, और वो कह रहा है निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है जरा बताइए। यथेष्ट या यथेस्त, यथेष्ट या यथेष्ट, किस शब्द की वर्तनी बच्चे शुद्ध है? सारे बच्चे बता दो बढ़िया से, सारे बच्चे बता दो एक बार जल्दी से, किस शब्द की वर्तनी एकदम शुद्ध है? यथेष्ट या यथेष्ट, यथेष्ट या यथेष्ट, बताओ बच्चे, बताओ बच्चे बढ़िया से, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए की, बी की, सी की या डी की? तो यथेष्ट ऐसे लिखा जाता है। यथेष्ट का मतलब होता है, देखो आपको बता भी दो एक बार को, यथा प्लस इष्ट। यथा प्लस इष्ट मतलब जैसे आपने चाहा हो, जैसे आपने इच्छा की हो, जैसे आपने कामना की हो, तो उसी से शब्द बनता है यथेष्ट। इसमें आपकी संधि की बात करेंगे तो गुण संधि है, और समास की बात करेंगे तो अव्यय भाव समास है इस शब्द में। हालांकि आपकी परीक्षा में जीडी में समास और संधि वगैरह तो आपसे पूछी ही नहीं जाएगी, याद रखना। तो यथेष्ट प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान होनी चाहिए। कह रहा है किस भाग में गलती है, कह रहा है किस भाग में त्रुटि है, किस भाग में गलती है, कि प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। होनी चाहिए लिखा है वो, और क्या होना चाहिए? होना। तो प्रत्येक भारतीय को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो पार्ट 3 में गलती थी इस वाले में, तो इसका बच्चे आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बेटी शब्द का समानार्थी, बेटी का समानार्थी कहे या पर्यायवाची कहे क्या होगा? बेटी का आपसे समानार्थी कहे बच्चे या पर्यायवाची कहे क्या होगा? बेटी का बच्चे दुहिता, वनिता माने होता है स्त्री, भूषण बिनुन विराजिए, और कविता वनिता मित्र। अंगना का मतलब भी स्त्री होता है, ठीक है। दुहिता माने होता है पुत्री, दुहिता माने होता है पुत्री। आंसर आपका ए हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। 32वां कह रहा है आपसे रिक्त स्थान न करने वाले लड़के अच्छे अंक नहीं पा सकते। जो प्रार्थना नहीं करेगा उसके अच्छे अंक नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई आवश्यक नहीं है। पूजा नहीं करेगा तो अच्छे अंक नहीं आएंगे क्या? ऐसा भी नहीं है। भक्ति नहीं, जो परिश्रम नहीं करेगा, पूजा करो ना करो वो एक बाद की बात है, वो आपकी श्रद्धा है, पर अगर परिश्रम नहीं करोगे तो नहीं मिल रहे अच्छे नंबर, तो नहीं मिल रहे गुरु अच्छे नंबर आपको। 32वें का जवाब डी। 33वां कह रहा है युवती ने स्वर्ण आवरण पहन रखे हैं। स्वर्ण आवरण पहन रखे हैं, कह रहा है इसमें आवरण के स्थान पर क्या आ सकता है जरा बता दो। स्वर्ण आवरण पहन रखे हैं, इसमें आवरण के स्थान पर क्या आ जाएगा? सारे बच्चे बता दो क्या आ जाएगा, सारे बच्चे बता दो क्या आएगा? आवरण। आवरण का मतलब होता है ढकना, आवरण का मतलब होता है ढकना। क्या ये ढकी हुई है क्या चारों तरफ से स्त्री? नहीं ना,
सोने से ढकी थोड़ी है। युवती ने स्वर्ण आभरण पहन रखे हैं। क्या पहन रखे हैं? स्वर्ण आभरण मतलब होता है आभूषण। आभरण कह दे या आभूषण कह दे कि युवती ने स्वर्ण आभरण पहन रखे हैं या स्वर्ण आभूषण पहन रखे हैं। ठीक है ना? तो आपका 33वें का ए हुआ। और आपसे 34वां प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? देश की चहुमुखी प्रगति। इसमें क्या आएगा यहां पर? हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होनी चाहिए। भैया लक्ष्य है तो फिर स्त्रीलिंग शब्द कैसे प्रयोग होगा? भैया यार लक्ष्य शब्द है तो स्त्रीलिंग कैसे होगा? तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि देश की चहुमुखी प्रगति। तो हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है वो देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। ठीक, तो चूंकि तीसरे में गलती थी तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। जो ऐसी स्त्री जो कविता रचती हो। भैया अगर पुरुष है जो कविता रचता है तो उसे हम कहते हैं कवि। और अगर स्त्री है और कविता रचती है तो उसे कहते हैं कवित्री। इसकी वर्तनी शुद्धि भी ध्यान रखना। इसकी वर्तनी शुद्धि भी ध्यान रखना बच्चे, ऐसे ही लिखी जाती है कवित्री, ये वाला। ठीक है ना? विदुषी कहते हैं विद्वान महिला को। वो स्त्री जो विद्वान हो उसे कहते हैं विदुषी। लेकिन जो स्त्री कविता रचती हो उसे कवित्री कहते हैं। ये कवि का स्त्रीलिंग होता है। शुद्ध वर्तनी भी देख लेना, इसकी बहुत पूछी जाती है कवित्री की। बी वाला सही है। तीसरा कह रहा है आदर शब्द का विलोम बताइए। आदर शब्द का विलोम बताइए क्या होगा? अनादर या फिर सादर, निरादर, अपमान, सम्मान। ये दोनों तो एक दूसरे के ही विलोम होते हैं। ये दोनों तो भैया एक दूसरे के विलोम होते हैं। उसका विलोम वो, उसका ये दोनों तो एक दूसरे के विलोम होते हैं। क्लियर? सम्मान का विलोम अपमान, अपमान का विलोम सम्मान। आदर का विलोम होता है निरादर, कि तुमने हमारा निरादर कर दिया, तुमने हमारा अनादर कर दिया। अगर अनादर भी होता तब भी सही हो जाता। तो आदर कहे या अनादर कहे, है ना? या फिर अनादर की जगह पे अगर आपको ये मिले आपको निरादर, तब भी सही हो जाएगा। आदर का विलोम निरादर, अपमान का विलोम सम्मान। भारत के औरों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। कह रहा है ये जो रिक्त स्थान है इसके स्थान पर कौन सा आ जाएगा? ये जो रिक्त स्थान आपको दिख रहा है इसके स्थान पर कौन सा आ जाएगा जरा बताएं। और अगर आपको लगता है कि नहीं जो लिखा है सब ठीक है, किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो आप चुन लीजिए। तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप कह दीजिए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो आप कह दीजिए कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जरा बताइए जल्दी से। भारत के औरों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। क्या आएगा? भारत के और देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। जो अन्य देश हैं, जो और देश हैं, उनके साथ संबंध भारत के अच्छे हैं। दोस्ताना व्यवहार है, बढ़िया से दोनों की पड़ती है, आराम से मस्त रहते हैं, हंसी खुशी एक दूसरे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अब वो अलग बात है, अगर पाकिस्तान जैसा नल्ला देश है तो उसका तो क्या ही कहा जाए। चलिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है जरा बताएं। कोतूहल, कोतूहल या कौतूहल या कौतूहल, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निम्न में कौन सा शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? कौन सा शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? जरा बताएं कि कोतूहल, कोतूहल, कौतूहल या कौतूहल, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो कौतूहल शब्द की वर्तनी शुद्ध है। कौतूहल शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ध्यान रखना। कहते हैं ना कि बड़ा देखने के लिए बड़ा कौतूहल है, बड़ा मतलब उत्साहित है, बड़ा अंदर से जिज्ञासा, लाओ देख ले क्या है, जानने की इच्छा, कौतूहल। तो है ना, जिज्ञासा होती है ना, तो जैसे जानने की कुछ, लाओ देखिए जरा क्या है, बेचैन है, उत्सुक है, किस चीज की जब आप उत्सुक होते हैं तो कहते हैं बड़ा कौतूहल है इसके अंदर। उसे फांसी पर उठाया गया था, उसे फांसी पर झुलाया गया था। कोई झूलाया गया, उस पर कोई फांसी झुलाएगा। उसे फांसी पर चढ़ाया गया था, उसे फांसी पर लटकाया गया था। फांसी मतलब फंदा, उस पर लटका दिया जाता है। फंदे पर लटक गए तो फांसी पर लटका दिया था, ठीक है ना। तो उसे तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, उसे फांसी पर लटकाया गया था। ये तो कर ही लोगे आराम से, उसे फांसी पर लटकाया गया था, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है आपसे। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। किनारा शब्द का समानार्थी क्या होगा?
दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बच्चे कौन सा होगा इसमें? किनारा शब्द का समानार्थी क्या होगा? केली या केतु या कुल या कूल। देखो कुल माने होता है मतलब टोटल, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना टोटल, तो कुल माने होता है वो कि पूरा का पूरा कितना है। केतु माने क्या होता है? केतु माने झंडा होता है, केतु निशान पताका, ये झंडे के पर्यायवाची होते हैं। इसमें कूल माने होता है किनारा, कूल कह दे या पुलिन कह दे, है ना, या पर्यंत कह दे, ये सब आपके किनारे के पर्यायवाची हो जाते हैं कूल। और अगर आपने अंग्रेजी में कह दिया कूल तो उसका मतलब ठंडा, हिंदी में कह दिया कूल तो इसका मतलब किनारा। योगी ने समाधि लगाई और अंतर्धान हो गया। योगी ने समाधि लगाई और अंतर्धान हो गया, इसमें कह रहा है कि क्या किसी बदलाव की आवश्यकता है? जरा बताइए। अगर यहां पर भी सेम लिखा है, देखो इसका मतलब यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहां पर क्या लिखा होगा? अंतर्ध्यान लिखा होगा, क्योंकि यहां पर भी सेम लिखा है, तो इन फिर दो विकल्प सही हो जाएंगे, आपके दो विकल्प सही हो जाएंगे, इसलिए इसका मतलब यहां लिखा होगा अंतर्ध्यान, और इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी। योगी ने समाधि लगाई और अंतर्धान हो गया। योगी ने समाधि लगाई और अंतर्धान हो गया मतलब गायब हो गया। और अंतर्धान समझ लेना बच्चे, अगर आपको भी लगता है कि इसकी वर्तनी शुद्ध ये वाली है तो आप गलत हैं। अगर आप अंतर्ध्यान को ऐसे लिखते हैं कि अंतर्ध्यान होना, तो ये गलत है। अंतर्ध्यान लिखा जाता है ऐसे, जबकि अंतर्ध्यान होता ही नहीं है, होता है अंतर्धान, कि वह अंतर्धान हो गया। क्या हो गया? अंतर्धान हो गया। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगर इसी को मानते हैं तो फिर ये हो जाएगा, बात एक ही है। व्यर्थ खर्च करने वाला ऐसा व्यक्ति जो बिना फालतू का खर्चा दुनिया भर का करता रहता हूं, ऐसा व्यक्ति जो बिना वजह का खर्चा करता रहता हूं बहुत ज्यादा, उसे क्या कहते हैं? व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिव्यय या अल्पव्यय, मितव्यय या अपव्यय। जो व्यर्थ खर्च करता रहता हो बिना मतलब के ही, बिना वजह के ही, उसे क्या कहते हैं? तो जो व्यर्थ खर्च करता रहता है उसे क्या कहते हैं? अतिव्यय, अल्पव्यय, अपव्यय। अपव्यय का मतलब होता है फालतू खर्च करने वाला। मितव्यय का मतलब होता है नपा तोला खर्च करने वाला। नपा तोला खर्च करने वाले को बोलते हैं अपमितव्यय। और इसी से आपके और कौन से बनते हैं? तो मितभाषी बनते हैं, मतलब नपा तोला बोलने वाला। मिताहारी बनता है, मतलब नपा तोला खाने वाला। कम या नपा तोला खाने वाले को बोलते हैं मिताहारी, कम या नपा तोला बोलने को बोलते हैं मितभाषी, ठीक है ना। और कम या फिर नपा तोला खर्च करने वाले को बोलते हैं मितव्ययी। और जो व्यर्थ खर्च करे, बिना वजह खर्च करे, फालतू में जिस खर्च की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे आप बोलते हैं क्या? अपव्ययी बोलते हैं। 43वां प्रश्न कह रहा है आपसे कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? ये आपके सामने एक रिक्त स्थान है और वो आपसे कह रहा है कि यहां पर सबसे उपयुक्त, सबसे सही, सबसे सटीक शब्द कौन सा होगा? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, जरा बताएं। मुझे दुर्घटना की आशंका है, मुझे दुर्घटना की इच्छा है। कोई चाहता है क्या किसी के साथ दुर्घटना हो जाए? इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे दुर्घटना की अभिलाषा है, कोई अभिलाषा भी नहीं करता है कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाए। मुझे आशा है तो नहीं। जब भी कुछ बुरा होने को हो, आपको लगे कुछ बुरा हो सकता है, तो वहां के लिए एक शब्द प्रयोग होता है आशंका। जैसे आप कहें कि मुझे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, तो ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? मुझे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो आशंका का मतलब जब कोई बुरा या गलत काम होने जा रहा हो, तो मुझे दुर्घटना की आशंका शब्द यहां पर सही हो जाएगा कि मुझे दुर्घटना की आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो जाए ये गलत काम। निरुजता शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए। निरुजता शब्द का विलोम क्या होगा, जरा बताएं। सारे बच्चे बताएं, बढ़िया से क्लास को शेयर भी कर दें, बढ़िया से। निरुजता शब्द का विलोम क्या होगा? निर्दोष या रुग्णता या नीरस या फिर बच्चे निर्धारित। तो निरुजता का मतलब होता है रुग्णता। रुग्णता का मतलब आप समझते हैं ना क्या होता है रुग्णता का मतलब? रुग्णता का मतलब होता है जब आप किसी से रुष्ट हो, बड़ा मतलब
आप कहेंगे ठीक तरीके से किसी से बात ना करें, अकड़ कर बात कर दें। मान लो कोई आपसे प्रेम से पूछ रहा है और आप क्या करें, उसको इग्नोर सा कर दें, चिल्ला के जवाब दें। बोलते हैं यार इतना रूड क्यों हो रहे हो, तो इतना रुग्ण क्यों हो, तो ना रुग्ण से बना है आपका रुग्णता। और अगर प्रेम से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं आप, निरुजता बोलते हैं। तो निरुजता का विलोम क्या होता है, रुग्णता। निर्दोष का विलोम होता है सदोष, या दोषी कह सकते हो आप, है ना। क्या बोलते हो आप इसको, या तो आप कहें सदोष या दोषी, दोनों का होता है निर्दोष। नीरस का क्या होता है, सरस होता है विलोम। नीरस का विलोम होता है सरस, ठीक। और निर्धारित का क्या होता है, अनिर्धारित। 44वें का बी हुआ। 45वां कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यह वाक्य आपके सामने है, आपको बताना है इस वाक्य के किस पार्ट में त्रुटि है, किस पार्ट में गलती है, कहां पर आपको लगता है कि त्रुटि या गलती है। नाटक समारोह का सारा उत्तरदायित्व तो छात्रों के ऊपर है। असल में जब मान लीजिए कहीं पर विद्यालय में कोई नाटक समारोह होने जा रहा है, तो वो कह रहा है कि जो नाटक समारोह होने जा रहा है उसका सारा का सारा जो उत्तरदायित्व है वो छात्रों के ऊपर है। बच्चा इसमें ऊपर शब्द प्रयोग नहीं होगा, क्या कह देंगे आप कि नाटक समारोह का सारा उत्तरदायित्व तो छात्रों पर है, बस इतना पर्याप्त है। नाटक समारोह का सारा उत्तरदायित्व तो छात्रों पर है, यह बात पर्याप्त है। छात्रों के ऊपर है इसका कोई मतलब नहीं। जैसे आप कोई कहे कि मैं आपके ऊपर श्रद्धा रखता हूं, इसका मतलब तो यह हुआ कि श्रद्धा को उठा के तो हमारे ऊपर रख दोगे, ये गलत बात है, ये शुभ वाक्य अशुद्ध है। सही होगा कि मेरी आप पर श्रद्धा है, तो ये पर्याप्त है। मेरी आपके ऊपर श्रद्धा है तो ये गलत वाक्य। वैसे यहां पर है कि नाटक समारोह का सारा उत्तरदायित्व तो छात्रों के ऊपर है, नहीं छात्रों पर है, ठीक है ना। उन्हीं की जिम्मेदारी है कि सारा के सारे को वो अच्छी तरीके से पूरा कराएं। मनुष्य स्वयं विश्व का निर्माता है, या भाग्य का, या देश का, या शक्ति का। तो बच्चे ध्यान रखना, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। मनुष्य का भाग मनुष्य को खुद लिखना होता है ना। अगर उसको लगे कोई उसका आगे भाग्य लिखेगा तो इसकी बच्चे क्या है, गलत फहमी है। तो मनुष्य क्या है, भाग्य का निर्माता है। मनुष्य क्या है बच्चे, भाग्य का निर्माता है। पर कायर मनुष्य नहीं, वरन कैसा मनुष्य, कायर मनुष्य नहीं बल्कि कैसा मनुष्य, संत मनुष्य, या सबल मनुष्य, या ईश्वर मनुष्य, या दुर्बल मनुष्य। तो मनुष्य भाग्य का निर्माता है, पर कायर मनुष्य नहीं, वरन सबल मनुष्य ही, जिसके अंदर बल होगा। जो दुर्बल है, कायर है, उसके बस की बात नहीं कि अपना भाग खुद बना ले, वो तो डरेगा हर पल पे, है ना, सोएगा आराम से, आलस करेगा। पर कायर मनुष्य नहीं, वरन सबल ही भाग्य का सामर्थ्य रखता है। रिक्त स्थान, तो देवता को पुकारता है। कौन देवता को पुकारता है बताना, शक्तिशाली देवता को पुकारता है, या कमजोर, या कायर, या साहसी। इसके हिसाब से क्या होगा, कौन देवता को पुकारता है। तो मनुष्य स्वयं भाग का निर्माता है, पर कायर मनुष्य नहीं, वरन सबल मनुष्य ही भाग का सामर्थ्य रखता है। कायर तो देवता को पुकारता है, हे भगवान, है ना, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। जबकि जो सबल होता है वो क्या करता है, जो सबल होता है वो क्या करता है, वो खुद मेहनत करेगा और अपना भाग्य खुद बनाएगा। वो किसी और को दोष नहीं देता है, किसी और के भरोसे भी नहीं रहता है वो। सारे भरो। मनुष्य क्या है, स्वयं भाग्य का निर्माता है। मनुष्य का जो भाग्य वो स्वयं बनाएगा। अगला भरो। पर कायर मनुष्य नहीं, वरन सबल ही भाग्य का सामर्थ्य रखता है। कायर मनुष्य जो है वो भाग्य का सामर्थ्य नहीं रखता है, बल्कि सबल जो होता है, इसमें बल होता है, इसमें शक्ति होती है, वही अपने भाग्य का सामर्थ्य रखता है कि अपने भाग्य को बना सके। कायर तो देवता को पुकारता है, कायर तो देवता को पुकारता है। साहसी मनुष्य भाग्य के हाथ की कठपुतली नहीं बनता, या निर्माता नहीं बनता, या खिलौना नहीं बनता, या नियंता नहीं बनता। तो जो साहसी मनुष्य है वो भाग्य के हाथ की कठपुतली नहीं बनता। कठपुतली देखा होगा ना आपने, कठपुतली बच्चे देखे होंगे छोटी छोटी से, पहले होता था बड़ा गांव वगैरह में, उंगलियों में धागे बांधकर उनको नचाते थे,
कठपुतली का नाच आपने देखा होगा। तो कठपुतली का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी उंगलियों से धागा टूट जाए, अगर उनको नचाने वाला कोई ना हो तो वो नाच ही नहीं सकती, वो तो ऐसी पड़ी रहेगी आराम से। जब आप उसको नचाओगे, यानी कि वो दूसरों के इशारे पर नाचती है, जैसे आप उंगली चलाओगे वैसे वो डांस करती है। तो इसका मतलब कि वो दूसरे पर निर्भर है। वही वो कहना चाह रहा है कि साहसी मनुष्य जो है वो भाग्य के हाथ की कठपुतली नहीं बनता, मतलब वो किसी और के भरोसे नहीं है, अपितु स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है, अपितु स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर विश्वास होता है। उसको पता है कि मैं कर लूंगा, उसको पता है उसके बस की बात है, उसे अपनी शक्ति पर विश्वास होता है। मनुष्य के समक्ष कार्यों की सफलता असफलता भाग्य पर नहीं, उसके मानसिक बल पर आधारित है कि वो मन से कितना मजबूत है। शरीर से मतलब नहीं पड़ता। शरीर अगर आपका कमजोर भी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। बस मन में ताकत होनी चाहिए, तभी तो कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मनुष्य, अब एक बच्चे के पास सारे भर लो जल्दी से, और 5 के 5 नंबर, इसमें 5 नंबर का आता है ये पूरा का पूरा। मनुष्य स्वयं भाग्य का निर्माता है, पर कायर मनुष्य नहीं, वरन सबल ही भाग्य का सामर्थ्य रखता है, वरन सबल ही भाग्य का सामर्थ्य रखता है। कायर तो देवता को पुकारता है। साहसी मनुष्य भाग्य के हाथ की कठपुतली नहीं बनता, साहसी मनुष्य भाग्य के हाथ की कठपुतली नहीं बनता, अपितु स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर विश्वास होता है। मनुष्य के समक्ष कार्यों की सफलता असफलता भाग्य पर नहीं, बस उसके मानसिक बल पर आधारित है। ठीक है बच्चे, क्लियर यहां तक बात। और एक बात बच्चे आप और याद रखना कि आपको एग्जाम्पल का ऑफिशियल ऐप जो है वो जरूर डाउनलोड कर लेना है। क्यों? उसकी वजह ये है कि आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पर ही मिलेगी, ऐप पर ही मिलेगी। और उसके अलावा सारे के सारे कोर्स भी आपको ऐप पर ही मिलते हैं। और अभी अगर आप सुपर 60 का कोड लगाते हैं तो आपको 28 फरवरी तक, कब तक? 28 फरवरी तक बच्चे, आप अगर सुपर 60 कोड लगाते हैं तो आपको 60% की छूट मिल जाएगी एग्जाम वर्क के किसी भी कोर्स पर। इस बात को बच्चे ध्यान रखना अवश्य। और बाकी अभी चलते हैं और कल आपसे शाम को 4 बजे दोबारा फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।